हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मूल विधि यूपीएसआई के लिए। ठीक है, तो सिलेबस आपको पता ही है मूल विधि का। इसमें कुछ लॉज हैं जो हम लोगों को बेसिक लेवल पे समझने हैं। इसको बेसिक लॉ भी कहा जाएगा मूल विधि को। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, जैसे बीएनएस हो गया जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है, बीएनएसएस हो गया। ठीक है, ये दो मेजर लॉ हैं जो चेंज किए गए हैं, बाकी तो पुराने सारे लॉ हम लोगों को पढ़ने ही है। तो इसमें आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका प्रोटेक्शन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ये लॉ है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। मानवाधिकार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, 1993, ये हमारा आज का लॉ रहेगा। कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इस कानून को समझने के पहले हम लोगों को थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा कि ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री क्या है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में एक कमिटी बनाई गई इंटरनेशनल लेवल पे, और उस कमिटी ने क्या किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया, और उसका नाम था, जो ड्राफ्ट तैयार किया था उस ड्राफ्टिंग कमिटी में, ये दुनिया के लिए ह्यूमन राइट्स थे। आप ऐसे समझ लो कि ये वर्ल्ड के फंडामेंटल राइट्स थे पूरी दुनिया के। एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई गई जिसको कहते हैं मसौदा समिति। मसौदा समिति, इस मसौदा समिति में उस समय एक महिला थी जिनका नाम था एलिनोर भी लिख सकते हैं आप, एलिनर भी लिख सकते हैं, एलिनर, इनकी स्पेलिंग ये है एनिलर रूजवेल्ट। एलिनर रूजवेल्ट, ये उस समिति की अध्यक्ष थी। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएसआई के पेपर में। एलिनर रूजवेल्ट उसके अध्यक्ष थी। इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। उस कमेटी से कहा कि आप जो है एक फंडामेंटल राइट्स का या मौलिक अधिकारों का एक मसौदा तैयार करिए जो कि वर्ल्ड के फंडामेंटल या वर्ल्ड के ह्यूमन राइट्स कहलाएंगे। तो इन्होंने मसौदा तैयार किया, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें हमारे इंडिया की भी एक लेडी थी और गुजरात से आती थी, वो भी इसमें शामिल थी। तो इन्होंने जब उसको तैयार किया, उसको कहा गया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ, यूनिवर्सल जो डॉक्यूमेंट बना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑन ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों पर सार्वभौम घोषणा, मानव अधिकारों पर सार्वभौम घोषणा पत्र, ये उसका नाम था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसमें ये लिखा गया कि, और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल 30 आर्टिकल्स थे, इसमें 30 अनुच्छेद थे, और वो जो 30 अनुच्छेद थे वो सारे अनुच्छेद कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों से, मतलब राइट से जुड़े हुए अनुच्छेद थे। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जब इसमें लिखा गया, जब इसको बनाया गया तो उसमें ये लिखा गया था कि सभी पुरुष समान हैं, सभी पुरुष समान हैं, ऑल मिल्स आर इक्वल। तो उसके बाद में हंसा मेहता ने इंटरवीन किया, दखल दिया, और हंसा मेहता ने लिखवाया सभी पुरुष समान नहीं है, उन्होंने लिखवाया सभी मनुष्य समान हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको बाद में चेंज किया गया था, और इन्होंने लिखा था कि सभी मनुष्य समान हैं, सभी पुरुष की जगह पर मनुष्य। यानी कि यहाँ पर पहले एक्चुअली में जेंडर बायस्ड था, झुका हुआ था, अब इन्होंने जेंडर न्यूट्रल बना दिया। तो ये पेपर में क्वेश्चन आया था कि किसके कहने पे ये लिखा गया था,
तो उनका नाम था हंसा मेहता, हंसा जीवाजी मेहता। ये एकमात्र इंडियन थी, हंसा मेहता ये एकमात्र इंडियन थी जो इस कमेटी में शामिल थी, जिस कमेटी ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन तैयार किया था, सार्वभौम घोषणा पत्र बनाया था। उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में हंसा मेहता भी शामिल थी एंड शी वॉज द ओनली इंडियन, अकेली ही महिला भारतीय थी। और उनके ही कहने पे सभी पुरुष समान है की जगह पे किया गया था, सभी मनुष्य समान है। तो ये आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स था। और इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आप लोग ने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको विश्व की संसद कहा जाता है, वर्ल्ड की पार्लियामेंट कहते हैं। इसने इसको एक्सेप्ट किया था 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को। इसी को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, पूरी दुनिया में मानवाधिकारों पर, मानवाधिकारों का इतिहास है, नोट कर लीजिएगा। एलिनोर रूजवेल्ट इसकी चेयरमैन थी, हंसा मेहता थी, और भी इसमें कई लोग शामिल थे। उसके बाद में जो कमेटी बनी थी, इसने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से घोषणा पत्र तैयार किया और उसको 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया। इसलिए इसको क्या माना जाए, इसको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है हमारा, कुछ और दस्तावेज भी देख लीजिएगा आप लोग। एक था इंटरनेशनल ये भी इस सब एग्जाम में क्वेश्चंस, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंटरनेशनल कोविनेंट्स, इंटरनेशनल कोविनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। उसके बाद में सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स, ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था। इसको हिंदी में कहते हैं सिविल और, नोट करते चलिएगा सब लोग, सिविल और राजनीतिक, सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, और इसको कहेंगे सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर प्रसंविदा। कोवेनेंट को कहते हैं संविदा, कॉन्ट्रैक्ट है, समझ सकते हैं। तो ये दो डॉक्यूमेंट तैयार किए गए थे, 1966 में बने थे ये, 1966 में, इनको याद रखिएगा। और ध्यान रखना, भारत में जो मौलिक अधिकार हैं जिनको भाग 3 में शामिल किया गया है, फंडामेंटल राइट्स को, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर है। और जो भारत में डीपीएसपी हैं, जिनको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर है। क्योंकि आपको पता होगा
कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको कहा जाता है सामाजिक और आर्थिक अधिकार, तो वो इसमें शामिल किए गए। मतलब आप कह सकते हैं कि वो यहाँ पे हैं। और जो मौलिक अधिकार हैं वो उनको कहा जाता है सिविल और राजनीतिक अधिकार, तो वो यहाँ पे हैं। तो ये दो दस्तावेज बनते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। और ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कब बने थे और इनका संबंध भारत में कहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो इसका मौलिक अधिकारों में दिखता है और इसका डीपीएसपी में दिखता है। इसको भी कॉपी में फटाफट से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने एक्ट के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, 1993। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ये हमारे लॉ का नाम है, इसे हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लेते हैं। सबसे पहला है कि ये कानून पारित कब हुआ, मतलब ये कानून इनैक्ट कब हुआ, लागू कब हुआ, इनैक्ट कब हुआ। सेकेंड डेट आती है कि ये कानून लागू कब हुआ, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि लागू होने में और बनने में अलग अलग डेट्स हो सकती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कानून लागू या एनफोर्स कब हुआ। तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनैक्टमेंट की डेट और लागू। इस कानून में एक नई चीज आप देखेंगे कि कानून लागू पहले हुआ माना जाएगा और इनेक्ट बाद में होगा। अच्छा, एनफोर्स हुआ है, एक सेकंड, 28 सितंबर 1994 में, और ये माना जाएगा 8 दिसंबर 1993, 8 दिसंबर 1993। एक सेकंड, थोड़ा सा डेट्स में चेंज आ गया, डेट्स एक बार दोबारा से लिख लीजिएगा। इसमें डेट्स एक्चुअली में आगे पीछे हो रही हैं, इसलिए आप लोग नोट करिएगा। 28 सितंबर 1993 में लागू हुआ है, 28 सितंबर 1993, और 8 जनवरी 1994। ठीक है, ये डेट्स हैं। 28 सितंबर 1993 को एनफोर्स माना जाएगा, लागू हुआ, और 8 जनवरी 1994 को इनैक्ट है। तो हुआ क्या था कि जब आप इसका सेक्शन 1 पढ़ेंगे, धारा 1, तो धारा 1 में बताया गया है इस कानून का शॉर्ट टाइटल, मतलब इसका संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल, इसका लागू होने की तारीख, मतलब इनैक्टमेंट की तारीख, और साथ में इसका विस्तार, मतलब इसका जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक होगा। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, इस कानून का नाम तो यही है जो मैंने ऊपर लिखा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसके जो लागू होने की तारीख है, तो वो लागू होने की तारीख है 8 जनवरी 1994। ठीक है, 28 सितंबर 1993 ये लागू होने की तारीख है। मगर कानून जब जो बना था वो बना था 8 जनवरी 1994 में। ये कानून 8 जनवरी 1994 में बना, और कानून लागू हुआ, इसमें लिखा है कानून लागू हुआ माना जाएगा, कानून लागू हुआ समझा जाएगा कब से, 28 सितंबर 1993 से। ये यहाँ पे दो चीज, मतलब ये आप इसको देखेंगे कि कानून जो लागू किया गया है वो लागू किया गया है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसको कहते हैं भूतकाली प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से इसको लागू किया गया है। इसको लागू किया गया है भूतलक्षी
भूतलक्षी प्रभाव से इसको लागू किया गया है, भूतलक्षी प्रभाव से, यानी कि बैक डेट से लागू किया गया है। ठीक है, ये तो सेक्शन 1 हो गया कि इसमें ये बताया गया था। ठीक, अब यहीं पे मैं आपको बता देता हूं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस कानून में धाराएं कितनी हैं, और इस कानून में धाराएं का मतलब होता है सेक्शंस कितने हैं, और इसमें आपके अध्याय का मतलब है चैप्टर्स कितने हैं। इस कानून में अध्याय, इस कानून में चैप्टर्स कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा। इस कानून में जो धाराएं हैं वो हैं 43, और इसमें जो चैप्टर्स हैं वो हैं 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि 4 से 5 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके नाम भी याद होने चाहिए, और 43 इसमें सेक्शंस हैं। तो नोट कर लीजिए कॉपी में इसको, इसकी डेट, लागू होने की तारीख, और इसकी इसमें जो टोटल धाराएं हैं और टोटल जो चैप्टर्स हैं उनको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका सेक्शन 1। सेक्शन 1 मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 1 हमेशा बात करेगा उसके नाम की, नाम आपको पता है, उसके लागू होने की तारीख ये भी मैंने आपको बता दी, और उसका विस्तार, मतलब वो कानून कहाँ तक लागू होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये कानून पूरे भारत पर, यानी कि संपूर्ण भारत पर, एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर लागू है, आपको पता होगा। और जो लॉ इंडिया में बने थे उसमें से ज़्यादातर लॉज में 2019 के पहले लिखा होता था कि ये कानून पूरे भारत पे लागू होगा, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होगा, बाकी पूरे भारत पे लागू होगा, ऐसा लिखा होता था। तो 2019 में एक कानून बनाया गया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट करके, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, उसको बनाया गया। और उससे क्या किया, जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला था 370 वो रिमूव कर दिया गया, और स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया। साथ में जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया, साथ में जम्मू कश्मीर के एक एरिया को, लद्दाख को, उसको भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो अब हर जगह, हर कानून में लिखा होता है ये कानून पूरे भारत पर लागू करेगा। पहले लिखा होता था ये कानून भारत पर लागू होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, पूरे भारत पर लागू होगा, ये धारा 1 बोलती है। ज्यादातर कानूनों की जो धारा 2 होती है ये परिभाषाओं की होती है, इसको कहते हैं डेफिनिशंस, डेफिनिशन क्लॉज या डेफिनिशंस बोलते हैं। डेफिनिशंस, इसी को बोलते हैं हम लोग परिभाषा, क्योंकि परिभाषा इसलिए पढ़नी जरूरी होती है कि आगे चल के जब आप लॉ पढ़ेंगे, परिभाषाएं जब आप लॉ पढ़ेंगे, लॉ के अंदर जब आप एक एक धारा को पढ़ेंगे तो क्या होगा कि वो शब्द उस धारा में आएगा, तो हमें उन शब्दों का मतलब पहले से पता होना चाहिए। अगर कोई शब्द किसी धारा में आ रहा है या कोई प्रावधान है तो उसका मीनिंग क्या होगा, ये हमें परिभाषाएं बताती हैं। और परिभाषाएं ज़्यादातर आप लॉ में देखेंगे सेक्शन 2 में ही होती हैं, मगर आप ध्यान रखिएगा संविधान में जो परिभाषाएं दी गई हैं वो सेक्शन 2 में नहीं दी गई हैं। संविधान भी कानून है इंडिया का, और उसको सुप्रीम लॉ कहा जाता है, उसकी जो परिभाषाएं हैं वो आर्टिकल 366 में दी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशंस है। सबसे पहले इसमें सारी डेफिनेशन नहीं पढ़ी जाती, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेक्शन 2A। यहाँ पे ए का मतलब क्या होगा, देखिए जब कभी भी स्मॉल में अल्फाबेट होता है, ब्रैकेट में होता है, तो ये 2 का ही भाग होता है। तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है सेक्शन 2, सेक्शन 2 क्लॉज भी आप इसको बोल सकते हैं, क्लॉज ए या खंड ए, खंड ए ऐसे बोल सकते हैं, या इसको सब सेक्शन ए भी बोल सकते हैं। लेकिन सब सेक्शन जो होते हैं वो कभी भी अल्फाबेट में नहीं होते, सब सेक्शन हमेशा नंबर्स में होते हैं, इसलिए इसको क्लॉज बोला जाएगा। ठीक है, 2A। इसमें परिभाषा बताई गई है आर्म्ड फोर्सेस की, आर्म्ड फोर्सेस सशस्त्र बलों की परिभाषा है। और इसमें बताया गया है कि सशस्त्र बलों का मतलब होगा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड अदर फोर्सेस ऑफ द यूनियन, अदर फोर्सेस ऑफ द यूनियन।
ये परिभाषा है आर्म्ड फोर्सेस की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो संघ की अदर फोर्स, जैसे आपका सीआईएसएफ हो गई, बीएसएफ, सीआरपीएफ हो गई, तो संघ का मतलब है केंद्र, यहाँ पे संघ का मतलब है केंद्र, जो संघ की अन्य फोर्सेस होती हैं उनको भी आर्म्ड फोर्सेस में शामिल किया गया है। आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड एक धारा आगे आएगी, इसलिए हम लोग ने पहले ही जान लिया कि आर्म्ड फोर्सेस का मतलब क्या होगा। जब उसे पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल चुका होगा कि आर्म्ड फोर्सेस में ये सेनाएं इसके अंदर शामिल होती हैं। ठीक है, ये 2A बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सेक्शन 2A नोट कर लीजिए फटाफट से सेक्शन 2A को। अब आता है आपका सेक्शन 2D। 2D इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2D में बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होगा, मानव अधिकारों का मतलब क्या होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट का मतलब, मानव अधिकारों का मतलब है राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी, प्राण, जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार जिसको जो भारत के संविधान के द्वारा दिए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं, या जो किसी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं में दिए गए हैं, इंटरनेशनल कोविनेंट्स में दिए गए। अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल कोविनेंट्स दो टाइप का है जो 1966 में बनाया गया था। एक है इंटरनेशनल कोविनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एक है इंटरनेशनल कोविनेंट्स ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। ये आपका फंडामेंटल राइट्स के तर्ज पर है, ये आपका डीपीएसपी जैसा है। तो अगर इनमें कोई दिए गए हैं तो वो भी माने जाएंगे ह्यूमन राइट्स, ध्यान दीजिएगा। और जो अधिकार न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय हैं, मतलब जो अधिकार अदालत के द्वारा एनफोर्सेबल हैं, जिनको हम लागू करवा सकते हैं न्यायालय के द्वारा, वो भी यहाँ पे ह्यूमन राइट्स माने जाएंगे। तो ये परिभाषा ह्यूमन राइट्स की। तो ह्यूमन राइट्स का मतलब होगा लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार, या जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको इसके एग्जांपल्स दिए, 1966 में ये डॉक्यूमेंट बनाया गया था। और जो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, मतलब जिनके उल्लंघन पर आप अदालत जा सकते हैं और अदालत आपको क्या करेगी, न्याय देगी, या अदालत आपको रेमेडी, उपचार प्रोवाइड करेगी। तो वो अधिकार, इनको रखा गया है ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में, मानव अधिकारों की कैटेगरी में। तो इसको नोट करिएगा, ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट है। अब आता है 2E। 2E में बताया गया है ह्यूमन राइट कोर्ट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनती हैं, मानवाधिकार न्यायालय बनते हैं, जिससे कि मामले को फटाफट से निपटाया जा सके। मानवाधिकार न्यायालय, ह्यूमन राइट्स कोर्ट, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स का मतलब अब बताया गया है क्या होगा। ह्यूमन राइट कोर्ट्स का मतलब होता है जो जिले का सत्र न्यायालय होता है, जिसको हम कहते हैं सेशन कोर्ट। जो जिले का सत्र न्यायालय होता है उसी को ह्यूमन राइट कोर्ट्स बनाया गया है। आगे चल के मैं और डिस्कस करूंगा सत्र न्यायालय क्या होता है। तो ये 2E में परिभाषा है। और सेक्शन 2F का मतलब, 2F में बताया गया है
ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाएं क्या होंगी? अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाएं, इंटरनेशनल कोविनेंट्स क्या होंगे? तो अभी मैंने आपको बताया इंटरनेशनल कोविनेंट्स दो प्रकार के हैं, जिसके जो 1966 में बनाए गए थे। स्टार्टिंग में देखिए आपने लिखा होगा, एक है इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाएं, और एक है इंटरनेशनल कोविनेंट्स ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। तो इसको कहा जाएगा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाएं। इंटरनेशनल कोविनेंट का जो मतलब 2F में बताया गया है वो ये मतलब है, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसका ये मतलब होगा। फटाफट से नोट कर लीजिए। सेक्शन 2E में ह्यूमन राइट कोड्स के बारे में है, 2F में इंटरनेशनल कोविनेंट्स के बारे में है। इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछ सकते हैं कि ये किस धारा में दिया गया है, ठीक है। अब आता है आपका चैप्टर नंबर, ये चैप्टर 1 था। चैप्टर 1 में दो धाराएं थी, धारा 1 और धारा 2। अब आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में बताया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये आपका अध्याय 2 है, चैप्टर नंबर 2 है। तो इसमें धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके हम लोगों को पढ़नी है। तो देखिए, सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चैप्टर 2 से बहुत क्वेश्चंस आए हैं। इसमें धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले सेक्शन नंबर 3 पे बात करते हैं। सेक्शन नंबर 3 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NHRC। ये है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन बहुत सिंपल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करेगा? तो आंसर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन केंद्र सरकार करेगी। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका इस्टेब्लिशमेंट, इसका कॉन्स्टिट्यूशन करती है। और अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, SHRC के बारे में, जिसको हम कहते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। तो उसका गठन राज्य सरकार करेगी और इसका गठन केंद्र सरकार करेगी। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, नोट कर लीजिएगा। पूरा फुल फॉर्म नोट कर लेना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इसी में धारा 3 में ही है कि इसका कंपोजिशन क्या होगा, मतलब NHRC की संरचना क्या होगी। NHRC की संरचना या कंपोजिशन क्या होगा, इसमें कौन कौन होगा और जो होंगे उनकी योग्यताएं वगैरह क्या होंगी, ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। संरचना में इसमें ऐसे करके नोट करिएगा, डायग्रामेटिक वे में नोट करिएगा। NHRC में शॉर्ट में आप NHRC लिख सकते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे, 5 सदस्य होंगे, टोटल 6 लोग होंगे NHRC में। जो अध्यक्ष होगा इसकी योग्यता क्या होगी, कौन बन सकता है अध्यक्ष? तो कहा गया जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश या जस्टिस यानी कि न्यायाधीश रहा हो, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2019 में ये जो आप एक्ट पढ़ रहे हैं, इसको मैं एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ, फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि NHRC का ये जो आपका लॉ है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट।
1993। इसमें जो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ था, वो 2019 में हुआ था और 2019 से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बदला गया था। तो यहाँ पे भी एक संशोधन 2019 में किया गया था। यहाँ पे है कि अध्यक्ष वो बनेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। और एक पॉइंट याद रखिएगा, जब कभी भी आप कोई संस्था पढ़िए, जैसे एनएचआरसी क्या है, ये वैधानिक संस्था है। वैधानिक का मतलब होता है कि ये स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी का मतलब होता है कि इसे लॉ ने बनाया है। जिस संस्था को कानून के द्वारा बनाया जाता है वो वैधानिक होती है, स्टैचुरी होती है। तो एनएचआरसी एक वैधानिक संस्था है। और एनएचआरसी जो है ये बेसिकली कोई भी संस्था पढ़िए तो उस संस्था में उसका जो पहला अध्यक्ष होता है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके पहले चेयरमैन जो थे उनका नाम था जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा, और ये वही थे जिनके भतीजे दीपक मिश्रा का नाम आपने सुना होगा, जो भारत के चीफ जस्टिस रहे थे, वो इनके सगे भतीजे थे। तो रंगनाथ मिश्रा इसके पहले चेयरमैन थे। सदस्य में कौन कौन होगा? 5 सदस्यों में बोला गया, एक सुप्रीम कोर्ट का जज हो या रहा हो, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या रहा हो, और आपका यहाँ पे 3 लोग और होंगे। 3 ये होंगे जिनको ह्यूमन राइट्स का अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जिन्होंने उस फील्ड में काम किया होगा, और इन 3 में से एक वुमेन होगी, एक महिला होगी, ये यहाँ पे बोला गया। तो टोटल 6 लोग हैं। 5 में से एक सुप्रीम कोर्ट का जज हो या रहा हो, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या रहा हो, 3 लोग होंगे इसमें, 3 में एक वुमेन होगी, और जो बाकी लोग हैं वो यहाँ पे उन लोगों को, जो 3 लोग होंगे उनको यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का एक्सपीरियंस हो, उन्होंने उस फील्ड में काम किया हो, ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखिएगी। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 6 लोग हो गए। चाहे यहाँ पर एक डीम्ड मेंबर का कॉन्सेप्ट भी है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो मेंबर माने जाएंगे, जो बाहर से आएंगे लेकिन मेंबर माने जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय आयोग किसके लिए? एससी, अनुसूचित जाति के लिए। इसका जो चेयरमैन होता है, आप सब लोगों ने इसके बारे में संविधान में पढ़ा होगा, इसका गठन आर्टिकल 338 में होता है इसका। उसके बाद में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स का इसका चेयरमैन होगा। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का इसका भी चेयरमैन होगा। उसके बाद में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, इसका भी चेयरमैन होगा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका भी चेयरमैन होगा। उसके बाद में चाइल्ड राइट्स कमीशन का, सीआरसी बोलते हैं, चाइल्ड राइट्स कमीशन 2005 में बना था, इसका भी चेयरमैन होगा, इसका भी चेयरमैन होगा। और आपका उसके बाद में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का चीफ कमिश्नर जो होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ लिख देते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये एक बॉडी है, इसको कहते हैं दिव्यांग जन, डिसेबिलिटीज़, इसका कमिश्नर होगा। तो यहाँ पे आयुक्त लिख देते हैं, कमिश्नर। कमिश्नर यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज का कमिश्नर। इतने लोगों को यहाँ पे क्या माना गया है? इतने लोगों को मतलब इनको यहाँ पे मेंबर माना गया है। ये डीम्ड मेंबर होते हैं, इनको मेंबर माना गया है। ठीक है, ये इसका कंपोजिशन होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। उसके बाद में कहा गया कि इसमें अब ये जो एनएचआरसी होगा, एनएचआरसी में, एक सेकेंड आप लिख भी सकें साथ में तो छोटा कर दे रहे। इसके बाद में एनएचआरसी में बोला गया कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, सीईओ होगा, जो एनएचआरसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा एनएचआरसी का। और ये कौन होगा आगे चल के बताया गया है। ये बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होगा, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस रैंक का जो अधिकारी होगा वो एनएचआरसी का सीईओ बनेगा। यानी कि भारत सरकार में जो सचिव की रैंक का अधिकारी होगा वो एनएचआरसी का सीईओ बनेगा। और इसी में बताया गया है कि जो एनएचआरसी है उसका जो मुख्यालय होगा वो दिल्ली में होगा, दिल्ली में होगा, मुख्यालय इसका दिल्ली में होगा। ये आपकी धारा नंबर 3 हो गई है। फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। डीम्ड मेंबर का मतलब होता है जो मेंबर माने जाएंगे, ठीक है, होते नहीं है। डीम का मतलब होता है माना जाना, माने जाएंगे।
अब आता है इसका सेक्शन नंबर 4, ठीक है। सेक्शन 4, सेक्शन 4 में अपॉइंटमेंट बताई गई है कि कौन करेगा और किसकी सिफारिश पे होगी। सेक्शन 4 में नियुक्ति बताई गई है कि कौन करेगा और किसकी सिफारिश पे होगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो एनएचआरसी में एक चेयरमैन होगा और जो 5 सदस्य होंगे, इनकी नियुक्ति करेगा भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट किसके कहने पे करेगा? एक समिति बनेगी, उसको हम लोग नियुक्ति समिति बोलते हैं, कमेटी होती है, इस कमेटी की सिफारिश पे करेगा, इस कमेटी की सिफारिश पे करेगा, मतलब रिकमेंडेशन पे करेगा, ठीक है। और इस समिति में कौन कौन होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस समिति में प्राइम मिनिस्टर होंगे, भारत का प्रधानमंत्री होगा, उसके बाद में यूनियन होम मिनिस्टर होगा, केंद्रीय गृह मंत्री होगा, उसके बाद में लोकसभा का अध्यक्ष होगा, स्पीकर होगा लोकसभा का, उसके बाद में राज्यसभा का सभापति होगा, राज्यसभा का उपसभापति होगा, सभापति नहीं होता इसमें, उपसभापति होगा, राज्यसभा का उपसभापति होगा, जिसको हम कहेंगे डेप्यूटी चेयरमैन। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का सभापति नहीं होगा क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है, तो वो उसका मेंबर नहीं होगा। उसके बाद में लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाता है, एलओपी कहते हैं। और राज्यसभा में भी एक विपक्ष का नेता होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के विपक्ष के नेता होंगे। तो ये 6 मेंबर की कमेटी होगी। इस कमेटी में इतने लोग शामिल होते हैं, इन्हीं की सिफारिश पे राष्ट्रपति क्या करते हैं? इन 6 लोगों की नियुक्ति करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनकी नियुक्ति, ये 6 लोगों की नियुक्ति जो होगी, करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन इस समिति की सिफारिश पे करता है। इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन नियुक्ति समिति में शामिल नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, सभापति शामिल नहीं होता क्योंकि वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इसमें जितने लोगों को शामिल किया गया, ये सारे लोग या तो लोकसभा के या तो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ये आपकी धारा नंबर 4 है। अब आता है आपकी धारा 6। सेक्शन 6, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। रेजिग्नेशन इस्तीफा, त्यागपत्र, और रिमूवल का मतलब है हटाया जाना, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेजिग्नेशन जो होगा, ये लोग, और यहाँ पे सबकी बात हो रही है, तो यहाँ पे 6 के 6 लोग हैं, 1+5, ये किसको अपना इस्तीफा सौंपेंगे? तो आंसर है राष्ट्रपति को सौंपते हैं, टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि जो अपॉइंट करता है नॉर्मली इस्तीफा उसी को दिया जाता है। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। अब आता है इनका रिमूवल, ये हटते कैसे हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो रिमूवल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स का होगा, वही रिमूवल स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स का होगा। दोनों का रिमूवल सेम होता है। सबसे पहला पॉइंट है कि इनको हटाएगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हटाता है। किसके द्वारा हटाता है? एक आदेश के द्वारा हटाता है, आदेश के द्वारा हटाता है, ठीक है। राष्ट्रपति हटाते हैं आदेश के द्वारा। अब यहाँ पे है 2 तरीके हैं। अगर मान लीजिए कि इन पर आरोप लगता है, किस चीज का? इन पर आरोप लगता है साबित कदाचार या असमर्थता का, साबित कदाचार या असमर्थता, इसको कहते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का आरोप लगता है। तो
तो ये मैटर राष्ट्रपति भेज देता है सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट जांच करता है और जांच करने के बाद आदेश देता है और उस आदेश के बेसिस पे राष्ट्रपति इनको हटाते। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सिफारिश पे नहीं हटाएंगे, यहाँ पे राष्ट्रपति हटाते हैं सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पर, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर। और जो सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश होगी राष्ट्रपति को कि इनको हटाना है या नहीं हटाना है, ये राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी, राष्ट्रपति को ये सिफारिश माननी होगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया जब कदाचार का मतलब है अपने पद का दुरुपयोग किया है, मतलब ये ज्यादातर फाइनेंशियल रिस्पेक्ट में होता है, मॉनेटरी रिस्पेक्ट में होता है, धन के संबंध में होता है। अब आता है कि राष्ट्रपति यहाँ पर कुछ मामलों में बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के हटा सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति अपनी मर्जी से तो नहीं हटा पाएगा, और राष्ट्रपति जब भी हटाएगा मंत्री परिषद की सिफारिश पे हटाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पे हटाते हैं। वो कौन कौन से मामले हैं जहां राष्ट्रपति बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के हटा सकते हैं? इसका मतलब है मंत्री परिषद की सिफारिश पे हटा सकते हैं। सबसे पहला मामला है यहाँ पे दिवालिया हो गया हो, कोई भी किसी की भी बात हो रही है, इंसॉल्वेंट हो गया हो, या अनसाउंड माइंड का हो। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है चित्त विकृत जिसको कहते हैं, चित्त विकृत हो गया हो, जिसे पागलपन भी आप कह सकते हैं, या शारीरिक या मानसिक दुर्बलता, इन्फर्मिटी, शारीरिक या मानसिक दुर्बलता, वीकनेस, इन्फर्मिटी, इसको इन्फर्मिटी बोलेंगे, बॉडीली एंड मेंटली इन्फर्मिटी। और उसके बाद में लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कहीं और से भी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, कहीं और से प्रॉफिट कमा रहा है, वो होगा। और उसके बाद में है कि वो किसी ऐसे अपराध का दोषी है जो जिसमें नैतिक अधमता शामिल है। नैतिक अधमता, नैतिक अधमता का मतलब इंग्लिश में होता है मोरल टर्पिट्यूड। मोरल टर्पिट्यूड, नैतिक अधमता। नैतिक अधमता का मतलब होता है ऐसा अपराध किया है जो नैतिकता वाइज ठीक नहीं था, नैतिक रूप से सही नहीं, से करप्शन हो गया, ठीक है, वुमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस हो गए, अगेंस्ट वुमेन हो गए, वो यहां पर आएंगे। तो जो नैतिक अधमता मतलब नैतिक रूप से जो गलत है, ऐसे अपराध का दोषी है और सजा भी हो चुकी है या सजा में है, तो ऐसे व्यक्ति को हटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर कदाचार का आरोप लगा है तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाएगा, और अगर ये मामले आ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जांच की जरूरत नहीं है। दिस मैटर विल नॉट रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट। ये राष्ट्रपति मंत्री परिषद से सिफारिश लेगा और मंत्री परिषद की सिफारिश पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर इनको हटा देगा। जिसके ऊपर भी आरोप लगेगा उसको हटाया जा सकता है। इसी प्रकार बिल्कुल ऐसे ही राज्य स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है, उसके जो चेयरमैन होते हैं और उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको भी हटाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य, उसमें टोटल 3 लोग होते हैं, भी मैं आपको बताऊंगा। तो इनको भी बिल्कुल उसी तरह हटाया जाता है जैसे, और इनको भी राष्ट्रपति ही हटाएगा। ध्यान रखिएगा, स्टेट के जो चेयरमैन मेंबर्स होते हैं इनको भी राष्ट्रपति ही हटाता है, और इनको राष्ट्रपति बिल्कुल इसी तरह हटाता है जैसे राष्ट्रपति नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को हटाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए धारा 6, फटाफट से लिख लीजिएगा, सेक्शन नंबर 6। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 6। ठीक है, सेक्शन नंबर 6 ये है टर्म, कार्यकाल।
टर्म कार्यकाल, ठीक है। एक मिनट, ये सेक्शन 5 था, सॉरी ये सेक्शन 5 था। अब सेक्शन नंबर 6 आया है, टर्म या कार्यकाल। तो नोट कर लीजिएगा, इसमें जो चेयरमैन होगा और जो मेंबर्स होंगे, चेयरमैन और मेंबर्स किसके, एनएचआरसी के, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, इनका कार्यकाल 3 वर्ष, इसमें भी चेंज किया गया है। 2019 में कुछ और होता था, 3 वर्ष या 70 वर्ष दोनों में जो पहले हो, 3 years और 70 years विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले हो। उसका मतलब ये होगा कि अगर कोई भी अध्यक्ष बनता है या सदस्य बनता है और उसकी उम्र 69 साल है, ठीक है, 69 ईयर्स में वो चेयरमैन बना, तो फिर यहाँ पे 70 और 3 में 70 पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 वर्ष वो अपने पद पे नहीं रहेगा, केवल 1 वर्ष रहेगा। और अगर मान लीजिए कि कोई 66 ईयर्स में बनता है, तो 66 ईयर्स में अगर कोई बनेगा तो वो पूरे 3 साल का कार्यकाल पूरा करेगा, 70 बाद में आएगा, 3 पहले आएगा, तो यहाँ पे फिर वो 3 साल तक रहेगा, ठीक है। तो ये है चेयरमैन की भी ध्यान रखिएगा, चेयरमैन का भी टर्म इतना होगा और मेंबर्स का भी टर्म इतना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लोग अपने ही पद पे दोबारा नियुक्त होने के लिए, पुनर्नियुक्त होने के लिए एलिजिबल होते हैं। दे आर एलिजिबल फॉर या क्वालिफाइड फॉर, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। रीअपॉइंटमेंट मतलब अपने पद पे पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, इन्हें रीअपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, अगर ये रिटायर हो गए, रिटायरमेंट हो गया इन लोगों का, तो रिटायरमेंट के बाद में, रिटायरमेंट पश्चात, रिटायरमेंट के बाद में ये ना ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी नौकरी में आ पाएंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी पोस्ट को संभाल पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे, ना ही ये राज्य सरकार के अंतर्गत किसी पोस्ट को होल्ड कर पाएंगे। मतलब रिटायरमेंट के बाद दे आर इनएलिजिबल या दे आर प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट एनी पोस्ट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी पद को नहीं होल्ड कर सकते। ये यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है सेक्शन नंबर 6 में, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 6 में इनका टर्म बताया गया है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये रिटायरमेंट के बाद में ये इनएलिजिबल हो जाएंगे, इनएलिजिबल हो जाएंगे, मतलब ये ये दोबारा से केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत नौकरी नहीं कर सकते, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब लिखिएगा धारा 8, 7 हम लोगों को नहीं करनी है, 8 नोट कर लीजिएगा। 8 में बताया गया है टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, सेवा शर्तें, सेवा शर्तें, सेवा शर्तें। सेवा शर्तों में बताया गया है कि इनका जो वेतन होगा और इनके जो भत्ते होंगे, वेतन और भत्ता, ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। नोट कर लीजिएगा, इनका वेतन और भत्ता फिक्स नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और ऐसा भी नहीं है कि लिखा हो लॉ में ही कि कितना मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी इनका वेतन और भत्ता। और इनका जो वेतन होगा उसमें कोई भी, मतलब ये जब अपने पोस्ट को होल्ड कर लेंगे, ऑफिस को संभालेंगे, उसके बाद ये इनके वेतन भत्ते में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब इनके वेतन भत्ते को घटाया नहीं, इनके पोस्ट को होल्ड करने के बाद इनके वेतन भत्ते को घटाया नहीं जा सकता है। ये सेक्शन नंबर 8 है। अच्छा, सेक्शन 7 आप ऐसे ओरली सुन लो क्या था, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं। सेक्शन 7 में ये था कि मान लो अगर चेयरमैन छुट्टी पे चला गया या चेयरमैन बीमार पड़ गया तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति जिस भी मेंबर को
चाहेगा चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट कर सकता है कि वो चेयरमैन के तौर पे काम करेगा। जब चेयरमैन वापस लौट आएगा तो वो फिर उस अपनी पोस्ट पे यानी कि मेंबर वो बन जाएगा। तो यहाँ पे राष्ट्रपति किसी भी पर्सन को क्या कर सकता है, ऑथोराइज कर सकता है या प्राधिकृत कर सकता है कि तुम इसकी जगह पे काम कर लो, लेकिन कब तक, जब तक वो चेयरमैन नहीं आ जाता। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 7 था। तो ये सेक्शन नंबर 8 है, नोट कर लीजिएगा। सेक्शन नंबर 8, कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनका पद को धारण करने के बाद में इनके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है। ये पॉइंट यहां पर है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से इसको। ठीक है, अब आता है सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9, 10 सेक्शन, 9 छोड़ दीजिएगा, सेक्शन 9 छोड़ दीजिएगा, 10 छोड़ दीजिएगा, सेक्शन नंबर 11 नोट करेगा। सेक्शन 11, सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट है। इसमें यह कहा गया, अब देखिए ये जो आयोग होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा, इसका अपना स्टाफ तो होता नहीं है, ये तो सरकार से स्टाफ मांगता है। तो यहां पे कहा गया कि जो केंद्र सरकार होगी वो इसको स्टाफ प्रोवाइड करवाएगी, मतलब इसको स्टाफ उपलब्ध करवाएगी, उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, उपलब्ध करवाएगी और अवेलेबल करवाएगी। किसको किसको करवाएगी? तो कहा गया जो इसका जो सीईओ होगा वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंक का अधिकारी होगा, मतलब उससे नीचे का नहीं होगा। ठीक है, उसकी रैंक के ऊपर का होगा। और जो पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव स्टाफ होगा, पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव, क्योंकि इसमें आप आगे पढ़ेंगे जैसे कहीं कहीं पर क्या होता है कि पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं, लोक सेवक जो होते हैं, अगर वो कहीं पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं या उनका अबेटमेंट करते हैं, उकसाते हैं, उत्प्रेरण करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि इनके ऊपर केस बनेगा और यहाँ पे मानवाधिकार आयोग क्या करेगा, दखल देगा, इंटरवीन करेगा, इंक्वायरी होगी। तो यहाँ पे जांच करने के लिए तो पुलिस स्टाफ चाहिए होगा। तो वो पुलिस स्टाफ जो होगा, वो पुलिस स्टाफ इसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा किसके अंडर में करवाएगी। तो यहाँ पे लिखा गया है जो डीजीपी होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होगा, इससे नीचे का अधिकारी नहीं हो सकता। यानी कि डीजीपी की रैंक का पुलिस अधिकारी, ध्यान रखिएगा, डीजीपी रैंक का पुलिस अधिकारी जो होगा, डीजीपी रैंक के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में इनको पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव स्टाफ प्रोवाइड किया जाएगा। ये यहां पे कहा गया है। ठीक है, तो यहां पे सरकार स्टाफ उपलब्ध करवाएगी। कौन होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होगा, ये सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। और पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव स्टाफ जो होगा, जो जांच करने के लिए पुलिस स्टाफ होगा, वो प्रोवाइड किया जाएगा किसके अंडर में? जो पुलिस का डीजी होगा उससे निचली रैंक का अधिकारी नहीं हो सकता, मतलब डीजी रैंक का अधिकारी ही उसको, उसकी अध्यक्षता करेगा, उसकी वो चेयरमैनशिप करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेक्शन नंबर 11 है। ये सेक्शन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक, धारा 11। अब आपका अध्याय नंबर 3 शुरू होता है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 ये है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ कमीशन। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ कमीशन, आयोग के कार्य, आयोग के कार्य और शक्तियां, आयोग के कार्य और शक्तियां। ये आपका, अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो सेक्शन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, धारा 12। धारा 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आयोग के कार्य, आयोग के कार्य। ठीक है, अब सवाल उठता है कि यहां पर कैसे, यहां पर प्रोसीजर शुरू होगा। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो आयोग है, मतलब आयोग का मतलब यहां पर किससे है? एनएचआरसी से है। ठीक है, कमीशन शब्द का मतलब यहां पर एनएचआरसी से होगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से होगा। ये आयोग क्या करेगा? आयोग के पास मामला कैसे आएगा, मतलब कैसे पहुंचेगा मामला कि यहां पे मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है? देखो, आयोग या तो स्वतः संज्ञान लेगा, एक सेकंड, आयोग या तो स्वतः संज्ञान लेगा। स्वतः संज्ञान का मतलब होता है सुमोटो, स्वप्रेरणा से। इसको एक और शब्द यूज कर सकते हो आप, स्वप्रेरणा से।
मतलब या तो स्वतः संज्ञान लेगा, स्वतः संज्ञान का मतलब है न्यूज़पेपर हो गया, मेल्स के थ्रू हो गया, स्वतः संज्ञान लेगा, ठीक है, या तो स्वतः संज्ञान लेगा, सू मोटो लेगा, या जो विक्टिम होगा, मतलब जिसके साथ जिसके मानवाधिकारों का हनन हुआ होगा, विक्टिम, या ध्यान से सुनिएगा, या उसके बिहाफ पर, विक्टिम या उसके बिहाफ पर किसी की कंप्लेंट पर, ठीक है, विक्टिम ने या तो खुद कंप्लेन करी हो, या विक्टिम के बिहाफ पर किसी ने कंप्लेन करी हो, या कोर्ट के आदेश पर, कोर्ट ने ये मैटर भेज दिया हो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास में कोर्ट के आदेश पर। तो यहां पे इस तरीके से मामला आ सकता है किसके पास में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास में, या तो वो स्वतः संज्ञान लेता है, या तो वो विक्टिम या उसके बिहाफ पे किसी की कंप्लेन पर, ठीक है, या कोर्ट के आदेश पर ये मामला नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास में आ सकता है। और ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं इनका संबंध किससे होगा, तो नीचे लिखा गया है, जब पब्लिक सर्वेंट ने, पब्लिक सर्वेंट, यहां पे पब्लिक सर्वेंट का वही मीनिंग है जो आईपीसी में होता है और जो अब बीएनएस में होगा, मैं आपको बताऊंगा। यहां पे लोक सेवक ने क्या किया हो, लोक सेवक ने मानव अधिकारों का अतिक्रमण किया हो, लोक सेवक ने मानव अधिकारों का अतिक्रमण किया हो, वायलेशन किया हो, और उत्प्रेरण किया हो, मतलब अबेटमेंट किया हो, अबेटमेंट किया हो, अतिक्रमण किया हो, या उत्प्रेरण किया हो, या अबेटमेंट किया हो, या कह रहा है, या ये पहला पॉइंट हो गया, या अतिक्रमण या उत्प्रेरण हो रहा हो और इसने उसको रोकने में, मतलब पब्लिक सर्वेंट ने उसको रोकने में उपेक्षा की हो, उपेक्षा की हो, मतलब इसका ये होगा कि नेग्लिजेंस इन प्रिवेंटिंग सच वायलेशन। नेग्लिजेंस का मतलब होता है उपेक्षा, मतलब मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और इस अधिकारी ने क्या किया हो, पुलिस ऑफिसर जो भी पब्लिक सर्वेंट होगा उसने उसको रोकने में नेग्लिजेंस किया हो, उसको उसने रोकने में उपेक्षा की हो। ये दो मामले में मानवाधिकार के, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के पास में कंप्लेंट जाती है। तो ये मामले हैं, इन मामलों में क्या होगा, कंप्लेंट जाएगी किसके पास में, एनएचआरसी के पास में, या तो वो इनका स्वतः संज्ञान लेगा, या तो कंप्लेंट जाएगी, या तो कोर्ट के आदेश पर होगा। फटाफट से नोट करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस पॉइंट को, यहां से बहुत क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहां से बहुत क्वेश्चन आए, धारा पूछी गई है, इसका अध्याय पूछा गया है, कब कब होता है और कैसे कैसे संज्ञान लिया जाता है, सारी चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। अगला लिखिएगा सेक्शन 13, जांच से संबंधित शक्तियां, जांच से संबंधित शक्तियां, पावर्स रिलेटेड टू इंक्वायरीज। ध्यान रखिएगा, इसके पास में, मतलब जब इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करने में क्या होगा, अब किसी के ऊपर अगर आरोप लगा होगा तो उसको बुलाएगा, उसको सम्मन भेजेगा और उसको या उसके लिए किसी को गवाह बनाएगा, ठीक है, उसको एविडेंस मंगवाएगा, एफिडेविट लेगा, उस पर शपथ दिलवाएगा,
तो ये सारी पावर बेसिकली सिविल कोर्ट के पास में होती हैं। जो सिविल कोर्ट होते हैं हमारे, जो जिनको आप लोग सिविल न्यायालय के नाम से जानते हो, जो हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं सिविल कोर्ट, तो ध्यान रखिएगा जिस समय वो इंक्वायरी कर रहा होगा, जिस समय एनएचआरसी इंक्वायरी कर रहा होगा, उस समय इसके पास वो सारी शक्तियां होंगी जो एक सिविल न्यायालय के पास में होती। तो नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा सिविल न्यायालय की सारी शक्तियां होंगी। जो पावर सिविल कोर्ट के पास में होती है वही पावर एनएचआरसी के पास में होगी सेक्शन नंबर 13 के अंतर्गत। सेक्शन नंबर 13 में नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट लिखिएगा सेक्शन 14। सेक्शन 14 में केवल आप इतना ध्यान रखिएगा, सेक्शन 14 में इन्वेस्टिगेशन बताया गया है। सेक्शन 14 में बताया गया है इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहायता में क्या करेगा, जांच करेगा, अन्वेषण करेगा। सेक्शन नंबर 14 में है ये। ठीक, बस इतना नोट कर लेना कि अन्वेषण जो है वो धारा 14 में है। अब आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 मतलब अध्याय 4। अध्याय 4 नोट कर लीजिएगा फटाफट से। चैप्टर 4 अध्याय 4। अध्याय 4 नोट करिएगा। अध्याय 4 में लिखिएगा पावर्स, शक्तियां। अध्याय 3 जो था वो फंक्शंस के ऊपर था, अध्याय 4 पावर्स के ऊपर है। ठीक है, अध्याय 4 में शक्तियां। अध्याय 4 में शक्तियां। ठीक है, अब इसकी जो धारा है वो धारा 17 है, लिख लीजिएगा, शिकायतों की जांच। धारा 17 शिकायतों की जांच। शिकायतों की जांच। इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स। इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स, शिकायतों की जांच। शिकायतों की जांच। ठीक है, अब इसमें बताया गया है शिकायतों की जांच में कि जब वो शिकायतों की जांच करेगा तो वो क्या करेगा, रिपोर्ट, एनएचआरसी क्या करेगा, रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, मतलब जिसको हम लोक प्राधिकारी कहते हैं, उससे वो रिपोर्ट मांगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब वो जांच कर रहा होगा शिकायतों की, क्या ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कोई भी लोक प्राधिकारी से क्या करेगा, रिपोर्ट मांगेगा। और अगर उसको तय समय में रिपोर्ट मिल गई तब तो ठीक है, नहीं मिली तो वो जांच स्वयं करेगा। अगर रिपोर्ट नहीं मिलती है, जो समय उसने दिया है कि हम इतने दिन के अंदर रिपोर्ट दो, अगर वो रिपोर्ट नहीं मिलती है तो वो स्वयं जांच करता है। तो ये शिकायतों की जांच से संबंधित शक्तियां यहां पे धारा 17 में दी गई हैं। ठीक, सेक्शन 17 में। नेक्स्ट लिखिएगा सेक्शन 18, धारा 18। इसको नोट कर लीजिए, फिर धारा 18 नोट करिए। फिर लिखिएगा धारा 18, जांच के दौरान या जांच के पश्चात, जांच के दौरान या जांच के पश्चात कार्यवाही। जांच के दौरान या जांच के पश्चात कार्रवाई। स्टेप्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंक्वायरी। स्टेप्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंक्वायरी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। इसमें अगर मान लीजिए ये पता चला कि मानव अधिकारों का, एक सेकंड, मानव ह्यूमन राइट्स का अतिक्रमण हुआ है,
ह्यूमन राइट्स का अतिक्रमण हुआ है तो वो क्या क्या कार्रवाई करवा सकता है या कर सकता है। ठीक, पहला वो बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार जिसके अंदर भी वो अधिकारी आते होंगे, कहेगा कि जिन लोगों के मानव अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है उनको या तो डैमेजेस पे किए जाएं, तो उनका नुकसान हुआ है, या तो उनको कंपनसेशन पे किया जाए। कंपनसेशन का मतलब प्रतिकर होता है, मुआवजा जिसको कहते हैं, या तो डैमेजेस पे किए जाएं या तो कंपनसेशन पे किया जाए। उसके बाद वो कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके अगेंस्ट रिट जारी करे। रिट जो आप जानते ही हो, रिट आर्टिकल 32 और 226 में जारी होती है, रिट जारी करे। वो कह सकता है कि उन लोगों को, जैसे मान लो कि कार्रवाई चल रही है, तो वो कह सकता है कि इनको कोई अंतरिम राहत दी जाए, मतलब अभी समय टाइम लगेगा डिसीजन आने में, तब तक इनको अंतरिम राहत दो। जिन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उनको अंतरिम राहत दो। अंतरिम राहत का मतलब होता है इंटरिम रिलीफ, अंतरिम राहत दो। ये कह सकता है उनको कि उनको अंतरिम राहत दी जाए। उसके बाद में ये कह सकता है कि इन पर अभियोजन चलाओ। अभियोजन का मतलब, अब ये टेक्निकल शब्द है क्रिमिनल लॉ का, आपराधिक, इसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिएगा, प्रोसिक्यूशन इसका मतलब यहां पे होगा कि उन पर मुकदमा चलाओ, उन पर अभियोजन चलाओ, मुकदमा चलाओ। तो ये कार्रवाई करवा सकता है या कर सकता है। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार को बोलेगा कि इनको डैमेजेस दो, जो नुकसान उनका या प्रतिकर इनको दो। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने जाकर रेट इशू करवा सकता है, या अंतरिम राहत इनको दो, क्योंकि अभी निर्णय आने में, पूरी तरीके से रिलीफ मिलने में टाइम लगेगा, तो अंतरिम राहत दो, या अभियोजन की शुरुआत करो, इनके ऊपर मुकदमा स्टार्ट करो। ये यहां पर कहा गया। फिर यहां पर बोला गया कि जो रिपोर्ट ये केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को भेजेगा, उस पर केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को क्या करना होगा, एक महीने के अंदर अपना टीका टिप्पणी जिसको हम कमेंट्स कहते हैं, कमेंट्स भेजने पड़ेंगे। किसको? आयोग को भेजना पड़ेगा। या यह बोला गया है कि क्या कार्रवाई सरकार करने वाली है, या जो कार्रवाई कर चुकी है या कर रही है या करने वाली है, उसके बारे में बताना होगा। करने वाली है उसके बारे में बताना होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे जो भी रिपोर्ट ये भेजेगा, जो भी रिपोर्ट ये केंद्र सरकार, इससे संबंधित रिपोर्ट जो ये केंद्र सरकार राज्य सरकार को भेजेगा, उस पे केंद्र या राज्य सरकार को क्या करना होगा, एक महीने में अपने कमेंट्स बताने होंगे, अपनी टीका टिप्पणी बतानी होगी कि वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं या ये क्या कार्रवाई करने वाले हैं। ये नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो हम लोग अब धारा 19 से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आप लोग रिवाइज करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।